दोस्तों वेलकम टू रेपॉन आईएएस। जैसा कि आज 8 अगस्त है और आज ही के दिन भारत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी लड़ाई क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ राहुल स्वरूप सर हैं। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है इधर उधर मीडियम से, यानी अपनी किताब से पढ़ा होगा, लेकिन सर इसकी जो साइलेंट फीचर्स है वो शायद हमें नहीं पता होगा। सर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? थैंक यू अविनाश। देखिए, जैसा अविनाश ने बताया, आज 8 अगस्त है और आज ही के दिन 1942 में ये मूवमेंट शुरू हुआ। अब मूवमेंट शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी 1939 में, लेकिन मूवमेंट शुरू होता है 1942 में। तो कांग्रेस चाहती तो मूवमेंट 1940 में स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन चूंकि जो इंग्लैंड फ्रांस हैं वो एक जस्ट कॉज के लिए लड़ रहे थे, नाजीवाद की विचारधारा दुनिया के लिए खतरा था, तो कांग्रेस ने इस समय मूवमेंट स्टार्ट करना उचित नहीं समझा। हालांकि छोटे मोटे मूवमेंट वो चला रहे थे, लेकिन 1942 तक आते आते कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, ऐसे में कांग्रेस अब बिल्कुल भी मूवमेंट को लॉन्च करना डिले नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जापान वॉज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ जर्मनी, और सही मायनों में देखा जाए तो जापान ने ही आक्रमण शुरू किया था और 1937 में चाइना का कुछ साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो कैप्चर कर लिया था। और 1942 तक आते आते जापान ने पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड ही कैप्चर कर लिया, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी कैप्चर हो गए थे और जापान मद्रास पे हमला करने की प्लानिंग करने लगा था। कांग्रेस को लगने लगा कि जापान ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर लिया है, और जब जापान ने ईस्टर्न वर्ल्ड कैप्चर किया तो जो अंग्रेजी सेना वहां लड़ रही थी जापानियों से, वो वहां से भाग आई और भारतीय सैनिक और अधिकारियों को जापानियों के चंगुल में छोड़ आई, जिनको जापानियों ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया था। तो भारतीयों को लगा, कांग्रेस को लगा कि अगर जापान बिल्कुल भारत के करीब है और मान लीजिए जापान भारत पे हमला कर देता है, तो अंग्रेज ऐसे ही भारत छोड़ के भागेंगे जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया से भाग कर आए हैं, हमारे भारतीय अधिकारियों सैनिकों को उनके हाथ में छोड़ाए हैं। इससे पहले कि जापान कुछ करे, हमें फैसला लेना होगा। एक वजह ये, दूसरा ये, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर के समय से ही ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि भारत का पूर्ण सहयोग वॉर में मिल जाए, क्योंकि जापानियों को रोकने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग बहुत ज़रूरी था। उस सहयोग को कोशिश करते रहे, वो नहीं मिल पाया, लेकिन 1942 में वो स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजते हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी का नेता है और लेबर पार्टी के संबंध भारत से अच्छे होते हैं, तो वो सोचते थे कि स्टैफर्ड क्रिप्स जाएगा तो बात बन जाएगी। स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता भी होती है, बट कुछ मसलों को लेके फाइनल फैसला नहीं हो पाता है। भारत फिर कहता है कि सिर्फ भारतीयों की ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, वो फैसला करेगी कि हमको वॉर में जाना है या नहीं जाना है, और भी कुछ मसलों को लेके फैसला नहीं हो पाता है। इतना तक हुआ कि गांधी जी ने क्रिप्स को ये बोला, आप मुझको पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, फ्यूचर प्रॉमिस दे रहे हैं, फ्यूचर प्रॉमिस तो मंजूर नहीं है। तो इन दो कारणों की वजह से, एक तो क्रिप्स का फेल हो जाना, क्रिप्स जिससे बहुत आशा थी भारतीयों को, क्रिप्स भारत के फेवर की ही बात करते हैं पार्लियामेंट में, क्रिप्स का फेल हो जाना तो आशाएं टूटी, और जापान का बिल्कुल भारत के दरवाजे पर नॉक करना, ये दो कारण बड़े कारण थे। अब भारतीय रुक नहीं सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत वर्धा में मीटिंग की और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की बात करने लगते हैं। वर्धा की मीटिंग में ही फैसला हो गया जुलाई 1942 में, 14 जुलाई को, कि हम अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हालात बन गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट की। थैंक यू सर। सर ये जो स्लोगन है क्विट इंडिया, ये इतना इम्फेटिक है जिसको सुन के आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? देखिए, अब मूवमेंट तो शुरू हो ही जाना है। जुलाई 14 को रिजोल्यूशन पास हो गया है। अब मीटिंग की शुरुआत की जाती है, भाई बॉम्बे में मुलाकात होगी। तो बॉम्बे में 7-8 अगस्त को सारे कांग्रेस नेता इकट्ठे हो जाते हैं, पर उससे पहले गांधी जी हमेशा मूवमेंट को एक कोई नारा देने की कोशिश करते थे। तो वो कुछ लीडर्स से कहते हैं, नारा बताइए, कोई अच्छा सा नारा इस मूवमेंट के लिए होना चाहिए। सभी लोगों ने नारे बताए। एक साहब कहते हैं गेट आउट होना चाहिए, तो गांधी जी कहते हैं बहुत इम्पोलाइट है। आप समझ लीजिए गांधी जी की सोच कि अंग्रेज जो भारत पे एट्रोसिटीज करते रहे थे, हर तरीके से भारत पे उत्पीड़न कर रहे थे, तब भी उन्होंने नारे में भी देखा कि ये इम्पोलाइट है, वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। सी राजगोपालाचारी कहते हैं कि हम रिट्रीट या विड्रॉ रख लेते हैं, वो भी कुछ जचा नहीं। लेकिन एक लीडर हुआ करते थे जो जाने माने जाते थे
अच्छे स्लोगन्स कॉइन करने के लिए वो गांधी जी को एक बो बेहेड करते हैं, उस पर लिखा हुआ था क्विट इंडिया। वो देखते ही गांधी जी बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, कहते यही है वो नारा जो मुझे चाहिए था। और उस लीडर का नाम था यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था क्विट इंडिया का, जो गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि यूसुफ मेहर अली ने एक बुकलेट भी निकाली थी जिसका नाम था क्विट इंडिया, जो बहुत सारी उसकी कॉपीज बांटी गई थी लोगों में, हजारों कॉपियां बंट गई थी। और उन्होंने बैजेस भी बनवाए थे जो लोग अपने ऊपर लगाकर बैजेस को टाँग कर चलते रहे थे। तो ये क्विट इंडिया यूसुफ मेहर अली की देन है। यहाँ ये भी जान लीजिए, जब साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। वो अच्छे नारों के लिए जाने जाते थे। इस तरीके से क्विट इंडिया का नारा आ जाता है और इतना बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया क्विट इंडिया, जिसने अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए थे। तो इस तरीके से यूसुफ मेहर अली जो एक समाजवादी नेता थे और उनका दिया हुआ नारा था क्विट इंडिया। सर, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 8 अगस्त को, उसके बाद ये सुनने में आता है कि अंग्रेजों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा सर उसके बारे में कुछ बताएं सर। अब 8 अगस्त को जो गांधी जी ने मीटिंग की है बम्बई में, लोगों को संबोधित किया है, गांधी जी डू और डाई कह देते हैं। ये भी कह देते हैं कि अब गुलामी का वक्त खत्म हो चुका है, अब करो या मरो का समय आ चुका है। डू और डाई का नारा दे देते हैं और ये सोचा जा रहा है कि आज मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, सरकार एक्शन आते आते लेगी, समय आते आते लेगी। लेकिन सरकार ने तो तुरंत ही एक्शन ले लिया और 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को पूरे भारत में छापे पड़ते हैं, सारे बड़े बड़े नेता अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और अरेस्ट किया गया तो अब ये सोचा गया कि इन लीडर्स को रखा कहाँ जाए। अगर इनको कहीं ऐसी जेलों में रखते हैं, सीक्रेट जेल्स में रखना चाहते हैं क्योंकि और मूवमेंट डेवलप ना हो जाए, वर्ल्ड वॉर का समय है, तो वो ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो ये बताती है इंग्लैंड की सरकार कि गांधी को तो एडन ले जाओ। एडन को आज एडन यमन में हुआ करता है, जो यमन कंट्री है वहाँ होता है। और जो नेता है कांग्रेस के, उनको न्यासालैंड, ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है न्यासालैंड, जाम्बिया के पास, वहाँ ले जाओ। तो इनको भारत के बाहर ले जाने की प्लानिंग थी, लेकिन अल्टीमेटली फैसला होता है कि नहीं, भारत में ही रखा जाए। गांधी जी को आगा खान पैलेस पूना में रखा जाता है, बाकी जो बॉम्बे में नेता थे उनको अहमदनगर फोर्ट जेल में डाल दिया जाता है। और कुछ और नेता जो थे उनको अल्मोड़ा जेल, बेयूर जेल, पटना, नैनी जेल, जगह जगह हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण रहे थे। इस तरीके से बहुत सारी जेल इस्तेमाल हुई थी, लेकिन पहले प्लान था इनको भारत के बाहर ले जाने का। इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ और जितने बड़े स्तर पे मूवमेंट शुरू हुआ उतना ही कड़ा इसका दमन किया अंग्रेजों ने। समझ लीजिए जलियांवाला बाग जैसी गतिविधियां तो बहुत कॉमन थी, एयर बॉम्बिंग, सीधे फायरिंग कर देना, गोलियां मार देना, अरेस्टेशंस बहुत बड़े स्तर पे हुए थे। जितना बड़े स्तर पे लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया था उतना बड़ा काउंटर रिएक्शन अंग्रेजों ने भी दिया था। तो बहुत ही बड़े स्तर पे मूवमेंट हुआ। अंग्रेजों का भी दमन बिल्कुल जितना भी ज़्यादा एट्रोशियस हो सकता है उतना था ये, इसलिए मूवमेंट बड़ा मूवमेंट माना जाता है। ये खास बात थी इस मूवमेंट के बाद जो भारतीयों ने प्रतिक्रिया दिखाई थी, इससे अंग्रेज समझ गए हैं अब भारत में रह पाना संभव नहीं है। भारत में रहना है तो कुछ बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। 1942 से पहले जो हो रहा था वैसे ही हम चलना चाहें तो संभव नहीं है। मतलब ये मूवमेंट होने के बाद जो 3-4 महीने ही बड़े स्तर पे चला था, बाद में चूंकि सब नेता अरेस्टेड थे कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन 2-3 महीने के असर से ही अंग्रेज समझ गए थे ये मूवमेंट अब हमारे पांव उखाड़ चुका है। वाइसरॉय लिलिथगाउ ने तो ये भी कह दिया कि बाई फार इट इज़ द मोस्ट यू कैन से वायलेंट मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। उन्होंने बोल दिया था 57 के बाद तो बहुत सबसे वायलेंट रिवोल्ट है ये। और अंग्रेज भी समझ चुके हैं कि हमारी सत्ता यहाँ से अब उखड़ चुकी है। तो इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस यही माना जाता है कि ये मूवमेंट अब अंग्रेजों को बता चुका है कि अब भारत से जाने का समय आ चुका है। भारतीयों ने बोली दिया भारत छोड़ो, अंग्रेज को भारत कुछ समय छोड़ना ही पड़ गया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वंडरफुल इंसाइट इनटू दिस टॉपिक एंड आई होप इस नॉलेज से काफ़ी स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा एंड हम फ्यूचर में ऐसे नए नए टॉपिक्स पे और भी आपके नॉलेज का लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अविनाश, थैंक यू वेरी मच।